हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 13.2 उसके बाकी बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। मतलब प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न 6 से। यहाँ पे जो प्रश्न 6 है पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अपने पास कोई बेलन है, ठीक है, ये एक लंबवृत्तीय बेलन है और इसके आधार की त्रिज्या एक तो हमें बताई गई है, ठीक है, कितनी है 0.7। तो अगर मैं इसकी त्रिज्या को r बोल रहा हूँ तो जो r है अपने पास वो है 0.7 मीटर। ठीक है, दूसरी बात इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताया गया कि वो 4.4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये कितना बताया गया हमें, ये बताया गया है 4.4 वर्ग मीटर। हमसे पूछा गया इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ऊंचाई मान लेते हैं इसकी h है। ठीक है, जो इसकी ऊंचाई है यानी कि ये हाइट जो है इसकी, ये मैंने h मान लिया। ठीक, अब देखो यार, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 4.4 वर्ग मीटर। तो यहाँ मान रख दो, 2 गुणा में पाई का मान यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए कितना यूज करना है 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 0.7 दे रखी है गुणा में एच जो कि हमें निकालना है बराबर में कितना है 4.4। तो यहाँ 7 से 7 काट दोगे यानी 0.1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 गुणा 22 44 हुआ, 44 गुणा में 1 44, लेकिन 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा 1 अंक के बाद, गुणा में क्या है h है बराबर कितना है 44 4.4 बराबर कितना है 4.4। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा 4.4 बटे में ये जो 4.4 है नीचे चला जाएगा यानी 4.4। ठीक है, ऊपर नीचे सेम चीज़ है तो काट के 1 आ जाएगा यानी h बराबर आ गया 1 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो उसकी ऊंचाई है ना वो 1 मीटर है। ठीक है, पहला प्रश्न समझ में आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, वैसे तो सारे ही आसान हैं। ठीक है, देखो दूसरे में क्या बोला गया है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और सेकंड पार्ट में पूछा गया है ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, जो कुआं है वो बेलन के आकार का है। ठीक, इसका जो आंतरिक व्यास है, ठीक है ना, वो हमें बताया गया है कितना 3.5 मीटर। तो इसके आंतरिक व्यास को d बोल देते हैं। तो अपने को d पता है 3.5 मीटर। देखो अगर व्यास पता है तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 3.5 बटे में 2 लगा दो, इतने मीटर। अच्छा, और ये कितना गहरा है 10 मीटर। ठीक है, इसकी गहराई मतलब चाहे आप गहराई बोलो, ऊपर से नीचे जाओगे गहराई, नीचे से ऊपर ऊंचाई यानी कि h। ठीक है, तो h कितना है 10 मीटर, ये 10 मीटर गहरा है। हमें पहले पार्ट में देखो क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पे लिखा आंतरिक ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर अंदर से। ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है यहाँ पे, गुणा में आर कितना है 3.5 बटे में 2, 3.5 बटे में 2 गुणा में h कितना बताया गया अपने को 10 मीटर। ठीक है, तो देखो ये दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये दशमलव मैंने हटा दिया। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 बचेगा, 2 से 2 काट दो, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ बचा हुआ है 22, यहाँ कितना बचा हुआ है 5, 22 पंजे कितना 110 वर्ग मीटर। तो इतना तो आ गया इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे पूछा गया था सेकंड पार्ट में कि अगर
40 रुपए लगते हैं हर 1 मीटर स्क्वायर पे प्लास्टर कराने का, तो कुल खर्चा कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है, प्लास्टर कराने का खर्च वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, है ना, प्लास्टर का खर्च, ठीक है। प्लास्टर किस पे करा रहे हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 110 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर प्लास्टर कराने का कितना खर्चा आता है? 40 रुपए। यानी कि 40 को 110 से गुणा कर दो, तो 1 2 2 जीरो पहले लगा दिए, 11 गुणा में 4 44, यानी 4400 रुपए खर्चा आ जाएगा प्लास्टर कराने का। तो ये था प्रश्न 2। अब बात करते हैं तीसरे। आप देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया है कि भाई पानी गर्म करने वाला कोई संयंत्र है जिसमें 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है? ठीक, तो यार देखो यहाँ पे अगर मैं इसको चित्र बना के समझाऊं तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। ये मान लो बेलनाकार कोई पाइप है जहाँ से गर्मी निकलती है, मान लो, ठीक है, यहाँ से गर्मी रेडिएट होती है और ये पानी गर्म होता है, ठीक। अब जो इसकी लंबाई होगी यानी कि h, ठीक है ना, ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो, हमने h बोल दिया। इसका व्यास हमें बताया गया है, उसको मैंने d बोल दिया, ठीक है। तो व्यास d है और त्रिज्या को मैंने r बोल दिया। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, इसकी जो लंबाई है यानी h, कितना लंबा है ये पाइप, ठीक है, बेलन की लंबाई ही उसकी ऊंचाई कह दो, ठीक है। तो कितना है? 28 मीटर है। और जो आधार का व्यास है यानी d, वो कितना है? वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या होती है व्यास का आधा, यानी 5/2 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में निकाला मैंने अभी, तो ये चीज़ तो मीटर में दी गई है, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो यानी अगर मैं इसको मीटर में निकालूं तो डिवाइड बाय 100 होगा, यानी 5/2 तो पहले से है, नीचे 100 और लगा दो, तो ये बन जाएगा मीटर, ठीक है। क्या बन जाएगा? मीटर बन जाएगा। थोड़ा और इसको काटूँ मैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी r बराबर आ गया 1/में, यहाँ 20, यहाँ 2, 20 गुणा 2 यानी 40, तो 1/40 मीटर आ गई त्रिज्या। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा गया गर्मी देने वाला पृष्ठ कितना है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगी, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें या वक्र। तो पहले यहाँ देखो, मैंने लिखा गर्मी देने वाला पृष्ठ, ठीक है, किसके बराबर होगा? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्यों होगा इसको आप समझ सकते हो यार, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि ये 28 मीटर है, बहुत लंबा है, ठीक है ना। उसके मुकाबले में ये क्या है? ये 5 सेंटीमीटर है, वो भी व्यास, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको सिंपली बोले तो यार देखो, जैसे आपने पानी की रोड लगाई होगी, तो मान लो ये कोई बर्तन में आप पानी भरते हो, ठीक है, उसके अंदर आप ऐसे रोड लगा देते हो, तो रोड में ऊपर वाला हिस्से में तो तार आएगा जहाँ से करंट आएगा, ठीक है। अब मान लो ये इंसुलेटेड होगा, नहीं तो यहाँ पे छूओगे तो आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। ये इंसुलेटेड होगा और यहाँ से तार आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है? तार, ठीक है ना। तो यानी ये वाला क्षेत्र तो गर्मी नहीं पैदा करेगा क्योंकि यहाँ तार लगा है और उसके आसपास यहाँ प्लास्टिक लगा होगा, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्सा बर्तन की तली में जाके टच हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से भी गर्मी नहीं निकल रही है, ठीक है। ये भी बर्तन की तली से जाके क्या हो जा रहा है? हम ये मान के चल रहे हैं कि टच हो जाता है ये, ठीक है ना। अब ये बर्तन की बात नहीं की क्वेश्चन में, तो गर्मी कहाँ से निकली? तो यहाँ पे पानी भरा होगा, यहाँ पे चारों ओर इसके क्या भरा होगा? पानी भरा होगा, ये पानी के अंदर ऐसे डूबा होगा, तो गर्मी क्या निकलेगी? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही तो गर्मी निकल रही होगी। हमें वही बताना है कि गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना है। तो गर्मी देने वाला जो पृष्ठ है वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से गर्मी नहीं निकल रही, नीचे से भी गर्मी नहीं निकल रही है, तो बर्तन के अंदर टच हो गया है। पानी जहाँ जहाँ से इसको टच हो रहा है पानी को वहीं से तो गर्म करेगा, नीचे वाला हिस्सा जाके ऐसे टच हो गया। फिर से समझाऊं तो आप ऐसे समझो, ये कुछ ऐसा है, ये बर्तन का जो नीचे वाला हिस्सा उसमें नीचे वाला जो वृत्त है वैसे जाके टच हो गया होगा, और ऊपर वाले हिस्से में तार वगैरह लगी तो यहाँ प्लास्टिक होगा, तो यानी किनारे किनारे से ही तो गर्मी निकल रही होगी उसके, ठीक है। तो यानी कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से गर्मी निकलेगी, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है 2πr/h होता है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया? 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, ठीक है। r कितना है? 1/40 गुणा में h कितना बताया था हमें? 28 मीटर, ठीक है भाई। तो 7 एकम 7, 7 को 4 से करोगे 28, 4 एकम 4,
इसको हो जाएगा 10, कितना बचेगा 2 गुणा में 22, कितना हो गया 44, नीचे कितना है 10, तो 44/10 मतलब 4.4 वर्ग मीटर। इतने क्षेत्र से गर्मी निकल रही है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला 2 प्रश्न है, देखो अगला जो प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 9, इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, पहले पार्ट में ज्ञात करना है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताया क्या गया हमें बताया गया है कि इसका व्यास जो है ना ये 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो ये ज्ञात करना है, पहले पहला हिस्सा ही कर लेते हैं, दूसरे को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ पहले हिस्से की। ठीक है, यहाँ पे बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है। ठीक है, तो बेलन का व्यास अपने को बताया गया है, बेलन का व्यास यानी कि डायामीटर डी कितना बताया गया है 4.2 मीटर। अगर ये 4.2 है इसका मतलब क्या, त्रिज्या इसका आधा, त्रिज्या यानी 2.1 हो जाएगी। ठीक है, ये 4.2 मीटर था, 4.2 का आधा कर दो, ठीक है 2.1, इसकी त्रिज्या हो गई। अच्छा, ऊंचाई यानी कि हाइट भी हमें बताई गई है 4.5 मीटर। क्या पूछा गया पहले पार्ट में, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो यार, क्या दिक्कत है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 2πRh, तो यहाँ से हो गया 2π की वैल्यू 22/7 r कितना है 2.1, h कितना है 4.5। अब देखो आप अगर समझदारी से गुणा नहीं करोगे तो गुणा बहुत लंबी हो जाती है, बट अगर आप समझदारी से करो तो देखो 7 एकम 7, 7 या 21, 0.3 आ गया। समझदारी से मेरा मतलब हम किसको पहले गुणा करें, तो जब भी किसी के लास्ट में 5 नजर आए, किसी के लास्ट में 2 वगैरह नजर आए, तो उनको पहले करने में फायदा रहता है। क्यों, देखो क्योंकि वो लास्ट में एक 0 बना देंगे। देखिए 45, इसको 10 भूल जाओ, मान लो 45 है, गुणा में 2, 45 दूनी 90 होता है, कितना होता है 90। तो पहले अगर मैं इन दोनों गुणा करूँ तो 90 मिलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था दशमलव भी है, हम दशमलव थोड़ी देर के लिए भूले थे ना, हमेशा थोड़ी भूलना है। यानी कि 1 के बाद दशमलव भी तो लगाओगे, 1 के बाद दशमलव लगाओगे 9.0 हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 हो गए मतलब नहीं, हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर तो पढ़ नहीं रहे भाई। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 हटा दो, तो 45 दूनी 90 हुआ है, 9.0। ठीक है, एक 0 हट गया। और यहाँ पर देखो 22 का पहाड़ अपने को आता है 22 गुणा 3, 22 गुणा 3 होता है 66, लेकिन ये 3 नहीं 0.3 था, तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, यानी 6.6। ठीक है भाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9 का पहाड़ा आता है 9 6 54 का 4 हासिल गया 5, 9 6 54, 54 और 5 59, 1 के बाद दशमलव है, दशमलव लग गया, इतने वर्ग मीटर। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। क्या सेकंड पार्ट कैमरे में आ रहा है या ऊपर चला गया, आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट से देख लो। ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया होगा, पहला मैं मिटा ही देता हूँ, है ना, मिटा देता हूँ पहला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके दूसरे हिस्से की। देखो मिटाते वक्त मैंने वो भी मिटा दिया, जो इन्फॉर्मेशन थी वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, व्यास कितना था देखो। ठीक है, तो अब दूसरा हिस्सा देखो। ठीक है, उससे पहले इन्फॉर्मेशन भी मिटा दी मैंने जो लिखी थी। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। हमें व्यास कितना दिया था 4.2 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई थी 2.1 मीटर। ठीक है ना, ये सब भी मैंने मिटा दिया। और ऊंचाई कितनी थी 4.5 मीटर। ठीक, अब देखो दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। ठीक है ना, तो दूसरे हिस्से में हमें यह बताना है कि टंकी को बनाने के लिए कितना इस्पात लगा होगा। ठीक है, हमें नहीं पता कितना लगा होगा, तो हम मान लेते हैं कि भाई माना कुल लगा इस्पात, कुल लगा इस्पात बराबर है x वर्ग मीटर के। ठीक, x वर्ग मीटर क्या है इसका, कुल लगा इस्पात। तो यार अब देखो नष्ट इस्पात कितना है, पहले वो निकाल लो। तो अपने को पता है कि जो भी कुल था उसका 1/12 नष्ट है। कुल कितना माना हमने x, यानी x का 1/12 भाग नष्ट हो गया है, यानी कि आप कह सकते हो x गुणा 1/12 कितना हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, ये x गुणा में x बटे में 12, यानी कि x/12 वर्ग मीटर तो नष्ट हो गया। ठीक है, तो टंकी बनाने में इस्तेमाल
इस्पात कितना हुआ? देखो यार, x आप लेके आए थे, टोटल आप कुल इस्पात कितना लेके आए थे? x जो यूज हुआ, लेकिन उसमें से x/12 तो नष्ट हो गया, यानी खराब हो गया, कट छट के इधर उधर निकल गया। तो कितना बचा? 12 गुणा में x, यानी 12x में से 1x गया, 11x/12 इतना लगा है, 1/12 नष्ट हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप सिंपली समझो, आप कपड़ा सिलवाने जाते हो दर्जी के पास, ठीक है, तो आप कुछ कपड़ा लेके जाते हो, ठीक है, आपने दर्जी को मान लो x वर्ग मीटर कपड़ा दिया। अब मान लो आप इस कपड़े से शर्ट बनवाने गए थे, तो दर्जी ने आपको शर्ट जब सिल के दी, तो जाहिर सी बात है शर्ट का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो इस जो आपने कपड़ा दिया था उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से जो ये आपने x उसको दिया था, इसमें से कुछ ना कुछ तो नष्ट हो गया होगा, काटने छाटने में इधर उधर निकल गया होगा ना, कुछ ना कुछ खराब हो गया होगा। तो जो शर्ट का क्षेत्रफल आएगा, जो आपने दिया था कपड़ा, उसमें से जो कण छटके निकल गया उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद जो बचा, ठीक है ना, वही कपड़ा तो शर्ट में लगा है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जो इस्पात लेके आए थे, स्टील लेके आए थे, इस्पात मतलब स्टील, वो x वर्ग मीटर था। लेकिन जब उससे टंकी बनाई जाने लगी, तो काटने छाटने में, उसको टंकी का आकार देने में कुछ ना कुछ टुकड़े तो इधर उधर कट के निकल जाएंगे ना, छोटे मोटे, तो उनका क्षेत्रफल हो गया x/12 जो नष्ट हो गया इधर उधर। तो टंकी बनाने में इस्तेमाल कितना किया गया? x आप लेके आए थे, x/12 खराब हो गया, उसको हटा दो, तो बाकी जितना बच गया, यानी कि 11x/12 वही टंकी में लगा है, ठीक है ना। तो अतः अब हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया अगर ऐसा है तो इसका यही तो मतलब हुआ कि इतना वर्ग मीटर जो इस्पात है, यानी कि 11x/12, इसी से टंकी का कुल क्षेत्रफल बनाया गया है। यानी टंकी ऊपर नीचे से बंद है ना, तो बंद मतलब क्या? वो कुल क्षेत्रफल है, और कुल क्षेत्रफल कितना? 2πr r+h, ये बेलन का कुल क्षेत्रफल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। टंकी बनाने में जो इस्पात इस्तेमाल हुआ है वो इतना है। अब क्योंकि टंकी ऊपर नीचे से बंद है, मतलब टंकी का कुल क्षेत्रफल बनाने में इतना लगा है, तो कुल क्षेत्रफल के बराबर ये होगा, कुल क्षेत्रफल ये होता है, ठीक। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। देखो 11x/12 बराबर, यहाँ से कितना 2, पाई का मान कितना रख दोगे? 22/7, आर कितना था? 2.1, आर फिर से है 2.1, जहाँ में एच है 4.5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 0.3, 3 गुणा 22 में 66 आया, 66 गुणा में 2 करोगे 132 हुआ, यानी कि यहाँ लिख दो 132, ये दशमलव था तो यहाँ दशमलव लगा दो 13.2। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा? 4.5 और 2.1 जोड़ोगे तो 4 और 6.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट में क्या चल रहा है? 11x/12 बराबर क्या चल रहा है? देखो इसको तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं भाई। 66 गुणा में 2 करोगे 132 होगा, 132 का 2 इधर लिखा, 13 हासिल किया। देखो 132 आया होगा ना, 66 सीधा 66 का पाड़ा पढ़ो, 66 दूनी 132, 60 60 120, 6 6 12 यानी 132। तो 132 का 2 इधर लिखा, ठीक है, तो 13 गया होगा हासिल। फिर 66 गुणा में 3 करो, कितना होता है? 60 तिया 180, 6 तिया 18 यानी 198। 198 में ये 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 211। 211 का 1 हासिल गया 21। आप चाहो तो रफ में भी कर लेना यार। फिर 66 एकम 66, 66 में 21 जोड़ा तो कितना हो गया? 87। एक के बाद दशमलव यहाँ है, एक के बाद यानी 2 के बाद दशमलव, इतना हो गया, ठीक है। हमें तो निकालना है कुल कितना लगा था। कुल को हमने क्या मान रखा है? x, माना कुल इस्तेमाल इस्पात x था, शुरू में ही बोल दिया था मैंने, तो मुझे तो x निकालना है बस। तो यहाँ से हो गया 87.12, नीचे वाला 12 इधर गया गुणा में, ऊपर वाला 11 नीचे गया, ठीक है। इसको काट लो सीधा सीधा, 11 एकम 11, 11 सते 77, 87 में से 77 कट गया, 10 बचा होगा। 10 के बाद यहाँ पे 1 मिलाओगे 101, लेकिन बीच में दशमलव आ गया, दशमलव लगा दो, 101 है तो 11 का पाड़ा 9 बार 99, 99 कट गया, 101 में से 2 बचा होगा, 2 के आगे 2 यानी 22, 11 दूनी 22। तो यानी x का मान कितना? सीधा सीधा 7.92 को किससे गुणा कर दो? 12 से, है ना। इसको 12 से गुणा कर दो, ठीक है। इनको गुणा करना आसान है, 12 का सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ लो यार। 12 गुणा में 2, 24 का 4 हासिल गया 2, 12 नीम 108 और 2 110, यानी 1 1 0 0 यहाँ लगा दो, 11 हासिल, 12 सत्ते 84, 84 और 11 95, 2 के बाद दशमलव है,
यानी कि जो कुल क्षेत्रफल था वो 95.04 वर्ग मीटर था। कुल को हमने x माना था ना, x का मान इतना है। तो ये प्रश्न हो गया। आप देखते हैं अगला क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसमें बोला गया आकृति 13.2 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है ना, जो कि बेलन के आकार का है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास मतलब मान लो d कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप देखो ऊंचाई कितनी है, 30, ठीक है ना। इस फ्रेम की ऊंचाई है 30, यानी कि ये अगर मैं व्यास को d बोल रहा हूँ इतने को, तो ये मान लो h बोल रहा हूँ इतने को, ठीक है। अब आगे क्या बोला, आगे यहाँ पे बोल रहा है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर से 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। याद रहे आपको ये बात कि ऊपर और नीचे, ताकि हम उस कपड़े को मोड़ सकें, ठीक है। अतिरिक्त कपड़ा इतना छोड़ा जाता है, ऊपर से भी नीचे से भी। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कपड़े की आवश्यकता कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे है लैंप की ऊंचाई, लैंप की ऊंचाई कितनी, 30 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को निकालनी पड़ेगी कुल कपड़े की ऊंचाई, क्योंकि लैंप की ऊंचाई से थोड़ा ना काम चलेगा, हमें तो कपड़ा कितना लगता है वो निकालना है। तो हम लिखेंगे कुल कपड़े की ऊंचाई। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, लैंप की जो ऊंचाई है ना, इसको हमने क्या बोला है, देखो लैंप की ऊंचाई को हमने बोल दिया है स्मॉल h, तो कुल ऊंचाई को मैं कैपिटल एच से बोल रहा हूँ। कितना होगा, 30 तो इतना, ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गई, और 2.5 मीटर नीचे है सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर से भी छूटा हुआ है, यानी कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 2.5 और 2.5 5 और 30 35 सेंटीमीटर होगी कुल कपड़े की ऊंचाई, और यही ऊंचाई हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πr/h, लेकिन h ये वाला नहीं आएगा, h आएगा ये वाला। कैसे समझ लो, इसी फिगर को अगर मैं दोबारा बनाऊं समझाने के लिए कि यहाँ पे ये बड़ा वाला h क्यों आ रहा है, तो जो फिगर थी ना, समझो वो ये रही, ठीक है, जो फिगर थी वो ये थी। h मैंने बोला सिर्फ इतने को, लेकिन जो कपड़ा है ना, ठीक है, वो इसके अलावा ऊपर भी 2.5 सेंटीमीटर और कपड़ा है, यानी कि कपड़ा इतना और ऊपर है, और इसी तरह से 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा नीचे भी फालतू है, यानी कि ये ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर फालतू है ऊपर, और ये जो ऊंचाई है ये भी 2.5 सेंटीमीटर फालतू है नीचे। तो मतलब अगर ये ऊपर कपड़ा था कि इसको मोड़ के ढक सके, तो एक हिसाब से जो कपड़ा लगेगा, ठीक है ना, उसमें भी बेलन ही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ तो यहीं तक रह जाएगी, लेकिन कपड़ा ऊपर तक चला जाएगा। तो यानी जो कपड़े में टोटल हाइट है वो इतनी होगी, ठीक है ना, ये पूरी हाइट होगी। ये पूरी कैसे आएगी, ये वाली हाइट 30 है, यानी कि इतना हो गया 30 में 2.5 इधर जोड़ो, 2.5 इधर जोड़ोगे ना भाई, तो यानी टोटल 35, यानी ये वाले जो हाइट आएगी ये कपड़े का क्षेत्रफल आएगा। क्योंकि हमसे क्या बोला गया, हमसे जो यहाँ पर फ्रेम है उसका क्षेत्रफल नहीं पूछा, टोटल कपड़े का क्षेत्रफल पूछा। तो कपड़े का क्षेत्रफल तो ऐसे निकालेंगे भाई कि जितना इधर एक्स्ट्रा जितना इधर एक्स्ट्रा उसको जोड़ोगे, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में पाई यानी कि 22/7 गुणा में आर कितना है भाई साहब, आर अभी निकाला नहीं है, देखो डायमीटर 20 था तो आर कितना हो जाएगा 10, यहाँ मैं लिखना भूल गया था, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। व्यास 20 था तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10, तो 2 गुणा में 22/7 आर यानी कि 10। ऊंचाई कौन सी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कपड़े की कितनी आई है 35, तो यहाँ से 7 एकम 7 7 पंजे 35, तो यहाँ से करोगे तो यहाँ से देखो किसको किसको गुणा करना आसान है, पहले 5 को, क्योंकि मैंने कहा था 22 का पहाड़ा याद कर लेना, तो 22 पंजे 110, 110 दूनी 220, 220 को 10 से गुणा करोगे, 220 के आगे एक जीरो लगा दो यानी 2200, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, इतना कपड़ा लगेगा, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ये रहा अगला प्रश्न। अब देखो जो अगला प्रश्न है इसको समझो। यहाँ पे बोला है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है।
प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना पड़ेगा, उसी गत्ते को काट के वो बनाएंगे। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय ने कितना गत्ता खरीदा होगा। हमें ये मान के चलना है कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं। तो यार देखो, जो कलमदान बनाए गए हैं ना वो बेलन के आकार के हैं और वो एक तरफ आधार यानी इधर गत्ता लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर से खुला रहेगा। यानी गत्ता कहाँ कहाँ लगेगा, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गत्ते से बना होगा और नीचे भी गत्ता लगा होगा, है ना, ऊपर से खुला होगा ताकि इसके अंदर कलम रख सके। समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी आर हो गया 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी एच हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कुल गत्ते का क्षेत्रफल, कुल गत्ते का क्षेत्रफल सीधा ही निकाल सकते हो यार, कितना हो जाएगा 35 गुणा कर दो एक कलमदान का क्षेत्रफल। भाई देखो, एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाल लो कि एक कलमदान को बनाने में कितना गत्ता लगता है। अब क्योंकि बच्चे 35 हैं तो हर एक ने एक एक कलमदान बनाया होगा, यानी 35 कलमदान बने होंगे। तो एक कलमदान में कितना गत्ता लगा निकाल लो, उसका 35 गुना कर दो, टोटल पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां से कहानी में देखो क्या आएगा कि भाई एक कलमदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो गत्ता कहाँ लगा, मैं आपको समझा चुका हूँ, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि 2πRh में, प्लस नीचे वाला वृत्त में भी तो गत्ता लगा है यानी कि πr²। फिर से समझ लो, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में गत्ता लगा है किनारे किनारे से, ठीक है ना, ये बना हुआ है और नीचे आधार भी है इसका, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आधार नहीं रखोगे, पेन रखोगे वो तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यानी नीचे भी गत्ता लगाना पड़ेगा। तो नीचे क्या है, वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है πr² और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। चलो क्या कुछ यहाँ से उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बिल्कुल, पाई यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, वहाँ आर का स्क्वायर है, यानी πr कॉमन आ जाएगा 35, पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, पाई बाहर आ चुका है, आर बाहर आ चुका है, यानी 2 और एच बच गया इधर, फिर प्लस का निशान लगाओगे, फिर पाई बाहर आ चुका है, r² में से एक आर बाहर आ चुका है तो एक आर बच गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 35 गुणा में पाई का मान कितना 22/7 इस्तेमाल करना है, हालांकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। आर अपने को बताया गया था 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 2 गुणा में एच बताया गया है 10.5 प्लस में आर यानी कि 3, तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 22 गुणा में 5 करोगे 110 होता है। फिर से बोल रहा हूँ 22 का पहाड़ा जरूर याद करना, बहुत जगह काम आएगा। 22 गुणे 5 110, 110 गुणा 3 यानी 330। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 105 दूनी होता है 210, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा दो, प्लस में है 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 330 गुणा में 21 और 3 24, 21 और 3 24, क्योंकि दशमलव के बाद 0 होगा, भरा नहीं पड़ेगा, 21 और 3 हो गया 24। ठीक है, तो 2400 गुणा कर लो यार, 24 गुणा में 0 0, 24 तियाँ 72 का 2 हासिल गया 7, 24 तियाँ 72 और 7 79। ठीक है, तो यहाँ पे इतने क्या था यूनिट, सेंटीमीटर थी ना, इतने वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।